The Indian government has launched Operation Sindoor against Pakistani terrorists. क्या भारत ने अपने लड़ाकू विमान खोए हैं? सरकार इसके बारे में कुछ कहती क्यों नहीं? क्या ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था? I hope you are reading newspaper. MiG-29 की बात करें तो उसमें 13, 14, 15 क्रैशेस हो चुके हैं। इसके अलावा अगर MiG-21 की बात करें तो उसमें हर दूसरे में सिर्फ एक MiG-21 क्रैश हो चुका है। हमारे जो पायलट्स हैं सेफ हैं। तो भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि न्यूज़ मीडिया बोलिए कहीं पर भी थोड़ी ऐसी विपरीत बातें जो है वो भी चलती है। सरकार बता क्यों नहीं रही है कि हमने हमारे कितने फाइटर जेट्स खोए हैं? क्या ये भारत की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं? तो इससे क्या मनोबल जो नहीं गिरता डिफेंस है। फोर्स राफेल भी सवाल नहीं गिरता है। जो फ्यूचर वार होने वाला है या तो एआई का होगा नहीं तो स्पेस वार होगा। अब जमीन पे कम वार होने वाला है। हाँ, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पॉलिटिकल विल इसमें कितना योगदान करती है? एक अब्यूसिव टर्म आप लोग यूज करते हैं, ब्लडी। यू तो ब्लडी। मैं भी करता हूँ भाई। मूवीज में हमको देखने को मिलता है जो एयरफोर्स की या फिर जो भी डिफेंस के रोल प्ले कर रहे हैं उसमें एटीट्यूड अगर देखा जाए तो उसको एक ऐसे सिर्फ ऐसे तरीके से जो पोस्टर्स है, तो एटीट्यूड बेसिकली आप डिफाइन करोगे तो क्या होता है? सिनेमा जो है 2025 में पेट्रियोटिज्म के मायने क्या है आपके लिए? ओनली डिफरेंस इज कि हमारे खून में तिरंगा है। क्या बात है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं मयूर मोगरे और मेरे साथ है मृत्युंजय चौबे। दोस्तों आज जो हमारे साथ गेस्ट है उन्होंने हमारे एयर डिफेंस फोर्स में लगभग 36 ईयर्स सर्व किया है। और इतना ही नहीं तो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर सेल्फ रिलायंस से लेकर अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। और अब वो हमारे जो यूथ है हमारे देश के, उनको गाइड करके, उनको मेंटर करके आज डिफेंस फोर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं जिससे कि वो हमारे देश को सर्व कर सके। तो आज मैं बुलाना चाहता हूं हमारे पॉडकास्ट पर रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल प्रवीण कुमार सर जी का। तो सर स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सर हमारी जो रिसर्च टीम है जब रिसर्च कर रही थी, वी हैव वेरी बिग टीम ऑफ 2 पीपल। तो जब रिसर्च कर रहे थे तो मतलब आपके ऊपर जो 3 इडियट्स का एक डायलॉग है वो काफ़ी मुझे एक सटीक लगा कि मतलब एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस के पीछे मत भागो। एक्सीलेंस अगर आ जाती है सक्सेस अपने आप आ जाएगी। तो आपकी पूरी लाइफ एक्सीलेंस का एक प्रतीक दिखाई देती है। तो थोड़ा आप आपके बारे में बताइए कि कैसे आप मतलब एयर फोर्स में जाने का आपने सोचा और किस तरीके से आपका जो लाइफ है वो किस तरीके से रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू वेरी मच for the invite. It's a pleasure to meet both of you. In fact, meeting him after a long time. You have highlighted many things, and certainly I am going to talk about excellence in due course of time. But as far as my life journey is concerned, I did my engineering from Indore only, and thereafter I completed my M.Tech from Roorkee, IIT Roorkee now. At that point of time, it was Roorkee University. And fortunately, I was getting UGC scholarship. I got selected. And then again, I was, मेरे जो mentors थे, उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया कि भाई आप MBA भी करो। तो मैंने रुड़की में ही अगेन MBA ज्वाइन किया। So B.Tech in mechanical from Indore, and then thereafter I did M.Tech in production engineering, and then MBA from Roorkee University. And last semester जब मेरा था MBA का, one team came from Air Force, probably Air Force awareness campaign, publicity team, and we all students were asked to assemble in the auditorium. And we were told that they are going to select few people for the SSB exam. Let me candidly confess, I had no idea Air Force क्या है। मुझे इतनी जानकारी बिल्कुल नहीं थी उस समय तक जब वो आए थे एंड आई बिलोंग टू ए जैन फैमिली। सो इतना हमारे दिमाग में था ही नहीं कि हमें सर्विसेज ज्वाइन करनी है। बट ऑडिटोरियम में जब उन्होंने 2-2.25 घंटे का जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, I was very impressed. And at that point of time during my college days, I was very active sports person and enthusiast extracurricular activities में था।
तो मुझे जब वो प्रेजेंटेशन दिखा तो बिलियर्ड टेबल, हॉर्स राइडिंग, ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाई, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि वाई नॉट टू ट्राई. एंड आफ्टर दैट दे कंडक्टेड ए रिटन एग्ज़ाम एंड 12 ऑफ अस गॉट सेलेक्टेड. एंड हम लोगों को बोला गया आप SSB देने के लिए अगले 15 दिन के अंदर देहरादून आ जाइए. Now that 15 days में whatever I could prepare, because I had no idea about SSB, and then I tried from some old my seniors and some other information from here and there, and I appeared for SSB and I got selected. And after my training, because once you get selected as an engineer, you are converted into aeronautical engineering. So essentially I was from mechanical engineering, production was my MTech, and then we were shifted to AFTC, Air Force Technical College, Bangalore, where aeronautical engineering का हमारे को कोर्स कराएगा, specialization, along with various other aspects of Indian Air Force. Ground training also, weapons training, and specialization in aeronautical engineering, mechanical. On completion of my training at AFTC, I was posted to a place called Kalaikunda, which is near Kharagpur, and I was posted to the squadron. I was rather lucky that my first posting itself was in a fighter aircraft. That was a version, net ka version tha, advanced version, Ajit, manufactured by HAL. Ajit aircraft. We had 16 Ajit aircraft in our squadron and 2 Hunter aircraft. And I was responsible for, first line and second line maintenance of these aircrafts. And I continued there for 6-7 years, and in between I got a chance to appear for the another MTech exam, which is conducted for all the 3 defense forces. उसमें भी मैं पास हो गया. तो मैं फिर मेरे को वहाँ से MTech करने के लिए IAT पूना, Institute of Armament Technology, where I did my advanced air armament staff course along with MTech from Pune University. So that was my second MTech, and this MTech was in mechanical engineering. And side by side, I also became a specialist as far as armament is concerned. Advanced air armament staff course. वहाँ से निकला तो फिर मेरी पोस्टिंग बागडोगरा हुई. बागडोगरा में अगेन आई वाज विद द अजित स्क्वाड्रन. स्क्वाड्रन इज द लोएस्ट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो एक स्क्वाड्रन में 16 पायलट होते हैं, 16 जहाज होते हैं, 4 इंजीनियरिंग टेक्निकल, 2 मैकेनिकल, 2 इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड 1 डॉक्टर होता है, और अराउंड 250 to 300 to 400 एयरमैन होते हैं, नॉन कमीशन. ये एक स्क्वाड्रन की एक फॉर्मेशन होती है. जैसे आप अगर आर्मी में देखेंगे तो सेक्शन बोलते हैं, प्लाटून बोलते हैं, उस तरह से एयरफोर्स की सबसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन इज स्क्वाड्रन एंड फाइटर स्क्वाड्रन. So there are missile squadrons, there are radar squadrons, there are transport squadrons. इसी तरह से fighter squadron में मेरी posting हुई बागडोगरा. I was posted out from there, got converted into MiG-29. Okay. So वहाँ से मेरी posting MiG-29, जो कि recent acquisition था. It's a Russian aircraft. It's a third 3.5 generation कह लीजिए aircraft था. MiG-29 पूना में operate होता था. 4th generation कह लीजिए, but 3.5-4 के बीच में. MKI इज़ 4th जनरेशन. जो शुरू का MiG-29 था 3.5 कह लीजिए. उसमें मैंने करीब 6 साल काम किया MiG-29 में, पूना में. अगेन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन, रिप्लेनिशमेंट, रिपेयर्स, modifications. These are the activities which we are supposed to do as an engineer. Preparation of aircraft for various missions. All right. During this period, I got, I don't know how and why, I got a call that you are required to go to France. You have been selected for the course on Mirage engine, overall technique. मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके लीडरशिप, जो आपके सीनियर्स थे, इतनी इम्प्रेस थे आपके एक्सपर्टीज देखकर, टेक्निकल एक्सपर्टीज देखकर, कि उनको विवश होना पड़ा. नहीं, अब मैं ये इस बारे में मैं अपने कमेंट्स रिजर्व रखूँगा. I am no one to comment on my own. I tried, as you rightly said, excellence. Excellence आपने बोला वर्ड. पूरी मेहनत करते थे और एक जुनून था टू प्रूव माई सेल्फ. अगर उसमें मेरे सीनियर्स में मुझे लगा, उनको लगा कि मुझ में कोई अच्छी चीज़ है और मैं उस जॉब के लिए सूट करता हूँ, तो फ्रॉम अजित टू MiG-29,
MiG-29 to Mirage engine, complete change of your specialization and domain. So I went to France for a long period. We did a course on overall of Mirage engine. Actually, it is called as a depot level maintenance, DLM, डिपो लेवल में depot level maintenance. It's a fourth line job. जिसमें इंजन भी आता है इंजन का ही किया, इंजन का। मिराज एयरक्राफ्ट का नहीं था। मिराज का इंजन जो था, हम लोग इंजन जब उसकी लाइफ ख़त्म होती है, ओवरऑल लाइफ, तो हम लोग इंजन को फ्रांस भेजते थे, स्नेकमा। उसका खर्चा बहुत ज़्यादा था। एक इंजन ओवरऑल का एक्सपेंडिचर वाज, आई डोंट रिमेंबर, बट मस्ट बी अराउंड 1000 maybe, I don't know, I exactly, the cost is not known to me. So government decided कि भाई we should undertake this depot level maintenance ourselves. So Kanpur was given this Kanpur Air Force Station, and there is a BRD, base repair depot 4 BRD, जहाँ पर इंजन का ओवरऑल मिराज इंजन का उसके लिए उसको सेलेक्ट किया गया। एंड फ्यू एयरमैन एंड फ्यू ऑफिसर्स हम लोगों को फ्रांस भेजा गया फॉर ट्रेनिंग, so that we learn. It was a transfer of technology, right? So we learned the maintenance and overall of Mirage engine, and then we came and we established the overall center, DLM कह लीजिए, at Kanpur. It took almost 6 years for first engine to come out indigenously overhauled by our own people. It was saving of again huge saving, cost of money. बाय द वे, जस्ट आपने बोला इंजन सबसे जो कहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स है एयरक्राफ्ट के, पूरी जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। अच्छा, द टर्बाइन का या कंबशन चेम्बर का टेम्परेचर गोज अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। 2000 डिग्री यस, एंड देयर हैव बीन मेनी, मेल्टिंग पॉइंट बहुत सारा absolutely. So there have been many cases of melting of turbine blades, melting of nozzle guide vanes. There are issues in combustion chamber because of this high temperature. So engine overall technology is the toughest. Just can't imagine. It used to take around 7.5 months for one engine to come out. पहले हमारे टाइम पर ही हम लोगों का 7 महीने का उसका समय लगता था ओवरऑल करने में। You have to dismantle it completely, and then you have to do NDT. You have to do a lot of inspection of each part of engine. Yeah, there are thousands of rotating parts. 13 stages of compressor itself. So उसके बाद में आपको फिर बहुत सारे चेक्स करने पड़ते थे, फिर आपको वापस उनका सरफेस ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, एंड देयर आफ्टर assembly, and then there are many tests which includes test bed run. Engine is run actually, and all parameters, and there are 6-7 times the engine is fitted on the test bed. तो उस सिमुलेटर से सारी इंफॉर्मेशन लेके इंजन की परफॉर्मेंस चेक की जाती है। एंड देन अगेन फ्रॉम समवेयर आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई वाज शिफ्टेड टू एयर हेडक्वार्टर्स इन HR डिपार्टमेंट। So I dealt with HR of Indian Air Force officers, officer level, technical engineers for again 5.5 years. So I was, you can call me as a HR manager for the engineers in Air Force. Their career progression, their planning, their postings, their training, everything is, their foreign training, their specialization. हाँ जी, सैलरी भी ना, salary is fixed rank wise. You can't do anything as a HR manager. Their premature retirement, so many things, वो मैंने डील किया। सब आपके हाँ, उसके बाद में I was shifted to maintenance command, and then central air command, and then again I took over that same depot जिसको हमने establish किया था अच्छा, as a commanding officer, which is at Kanpur 4 BRD. वहाँ से शिफ्ट हुआ तो फिर मैं 2 कमांड में गया। उसके बाद में सो मेनी थिंग्स, एंड पोस्टेड एज ए चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर ऑफ बिदर, वेयर हॉक इंडक्शन के टाइम पर आई वॉज प्रेजेंट देयर। हॉक एयरक्राफ्ट, यस, वी यूज्ड टू कंडक्ट द इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स ऑन द किरण मार्क 1। उसकी जगह पर हॉक आया था, किरण मार्क 1 की जगह पर। तो हॉक की ट्रेनिंग के लिए बिदर वॉज सेलेक्टेड, and we were involved in receiving the aircraft and setting all the facilities for maintenance, for their रख रखाव के लिए जो भी चीज़ें चाहिए एक बिदर। सर इसमें एक चीज़ है कि
हम जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उसमें पाया कि जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, एकेडमिक रिकॉर्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने इंजीनियरिंग की थी इंदौर से, फिर आपने मास्टर ऑफ एमटेक किया था, फिर आपने एमबीए भी किया था। इसके बावजूद भी आप एयरफोर्स का चयन करते हैं। बहुत सारे लोग तो प्राइवेट कंपनी देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं ताकि उनको सैलरी अच्छी मिले। Very, very relevant question. But simple answer, spark. फॉर द एयरफोर्स। You know, that presentation which was given by the Air Force officers in Roorkee Auditorium, that hit me. And I said, this is the place where I should. So मेरे कैरियर के लिए इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। देखिए, simple question, why defense forces? You said compare, civil आपके बहुत सारे, ठीक है, I agree, I understand. But जो pride and recognition, इन कैरियर अपॉर्चुनिटीज। कैरियर अपॉर्चुनिटीज तो है ही है, कोई डाउट ही नहीं है, बट जो प्राइड है और जो रिकॉग्निशन है, आई डोंट थिंक दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑफर। कोई मैच ही नहीं है। प्रमोशन, पे, पर्क्स, अदर प्रिविलेजेस, देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स। एयरफोर्स अलाउड मी टू डू अनदर एमटेक। एयरफोर्स सेंट मी 7-8 times to various countries for various activities. Air Force have sent me to France for learning the Mirage engine technology. कौन सा आपको देगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देगा? And throughout my career, I used to go around, play so many things. You know, all those things which you think. You play lawn tennis, you play bloody and golf, you play badminton. Everything is readily available for you. शॉर्ट में आंसर देना हो तो क्या बोलेंगे? किस चीज के लिए? एयरफोर्स क्यों? शॉर्ट में आंसर देना हो तो To touch the sky with glory. 1980 में ज्वाइन करते हैं एयरफोर्स। यह एक ऐसा समय था कि जब पाकिस्तान एक डोमिनेंट पोजीशन में था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान 1982 या 83 में पाकिस्तान कहीं से जुगाड़ करके, जुगाड़ तो मैं यूं ही बोल रहा हूँ, जैसे उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था यूएसए के साथ, तो F-16 लेकर आए थे, जो उस समय काफ़ी एक डेडली एयरक्राफ्ट माना जाता था, 4th जनरेशन का। उसके बाद बियॉन्ड द विजुअल रेंज कैपेसिटी थी उसके बाद, और इस तरफ चाइना था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है। क्या ये चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए एयरफोर्स में कि इन दोनों एनिमी कंट्रीज को कैसे टैकल करें? Have you seen the results of 2 wars with Pakistan? Do you have idea? हमारे फेवर में कारगिल, बांग्लादेश। देन इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है आपके पास। एयर सुपीरियरिटी की बात अगर आप करते हैं तो इट्स नॉट ओनली एयरक्राफ्ट, along with aircraft there are so many other factors. Human interface with that machine, not only aircraft, air defense, you know, your infantry, your artillery, everything is involved, your political will. So F-16 मैं मानता हूँ कि बेटर एयरक्राफ्ट है, बट आपने रिसेंट उस समय के लिए था, मैं मानता हूँ, बट आपने रिसेंट इंसिडेंट देखा होगा जब विंग कमांडर वर्धमान साहब ने F-16 उड़ा दिया था। ठीक है, वो उनका भी जहाज शूट डाउन कर दिया गया था, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट ही वाज इन MiG-21। MiG-21 में थे? यस, सेकेंड जनरेशन के? यस, बाइजन। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी करना नहीं चाहिए। और लास्ट अबाउट from 2014 onwards, I retired in 2016. There has been a great transformation when it comes to modernization of defense services are concerned. पिछले 10-12 साल की बात है। जो चेंजेस मैंने उस 2 साल देखे, क्योंकि 2014 में 2016 तक मैं असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ था वेपन्स, एंड आई वाज डीलिंग विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स, ऑल दीज वेपन्स जो आपने आजकल सुने होंगे सिंदूर वगैरह में काम आए या पहले भी, एंड आई वाज देयर। अच्छा, 2014 से 2016 के बीच में मैं काफ़ी इन्वॉल्व था, प्रोक्योरमेंट, उसका लॉजिस्टिक्स, उसकी मेंटेनेंस, उसका सप्लाई, सो मेनी थिंग्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू वेपन्स विच इंक्लूड्स बॉम्ब, मिसाइल्स, NBC, ड्रोन, एवरीथिंग, weapons, not aircraft. So I don't know,
एक तरह से एक थ्रेशोल्ड क्रॉस किया गया। इन 2 सालों में 2 साल में शुरू किया गया, probably because of again political will, and then today what I see is a fantastic यार। Can you think of bloody an आकाश ब्रह्मोस, आकाश तीर, काजिकोट ड्रोन्स हिला के रख दिया उन्होंने सबको। सो वो जो एक नॉट ओनली दैट वी हैव गॉट एंटी सैटेलाइट वेपन्स, A-STAT, प्रोजेक्ट शक्ति। Today, India is capable of destroying a satellite. So what I'm saying is there is a huge push for Make in India, for indigenous production and for modernization of defense forces. So ये पिछले 10-12 साल में जो चेंजेस हुए हैं उसका रिजल्ट आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। हाँ। सुखोई 30 आया 2002 या 2001 के पहले। हमारे पास MiG-29 था, सुखोई 30 MKI आया हाँ। हमारे पास। उसके पहले हम उतना स्ट्रांग तो नहीं थे ना। नहीं अब सब स्ट्रांग थे, मैंने उसके पहले के बार आपको बता दिए भाई, उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो इट्स नॉट गुड टू कंपेयर। हाँ, ये कोई आपके पास फिएट गाड़ी है, आपके पास एम्बेसडर गाड़ी है, थोड़ा अंतर है, बट ड्राइवर पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, सरकमस्टांसेस हैं, इन्वायरमेंट है और सो मेनी अदर फैक्टर्स, रोड की कंडीशन कैसी है। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसके पहले हमारी कंडीशन ख़राब थी। हमारे पास जगुआर थे, हमारे पास MiG-29 था, MiG-23 थे, MiG-27 थे, MiG-21 थे, तो क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। ठीक है भाई, आपको ये भी तो देखना है कि आपकी पॉकेट में कितना है। Probably at that point of time the dispensation or the government was not keen to buy such expensive aircrafts. इसी से रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन करूंगा सर कि हम आमतौर पर देखते हैं जो हमारा फाइटर जेट्स हैं उसमें क्रूज मिसाइल हम लगाते हैं, क्रूज मिसाइल की जो स्पीड होती है कम होती है। क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है कि बैलिस्टिक मिसाइल भी अटैच कर पाए? 100% करेंगे। वी हैव ICBMs। ठीक है, करेंगे क्या, कर रहे हैं। आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट एब्सोल्युटली डू नॉट थिंक ऑफ दिस। लेकिन जो न्यूज आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है। क्या चीज का? न्यूज आएगा हाँ, आने वाले समय में कि हमने यू विल हैव हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल 8 times स्पीड ऑफ साउंड। Amazing. 8 मार्क। यस सर, डोंट वरी, वेट। Great. हाइपरसोनिक, you will have high intensity laser, जो हम काली की बात करते थे, absolutely काली। तो ये तो 20 साल 30 साल हो गए काम करते हुए। लगता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, इट टेक्स टाइम। ये चुटकी बजा के नहीं निकल जाएगा कि आपने चुटकी बजा दी और है ना ये वेपन सिस्टम निकल गया। बट जो पुश है पिछले 10, 12, 15 साल में, मैं आपको मेरा जितना एक्सपीरियंस है और स्पेशली एज ए असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन वेपन्स, टुडे वी आर दी 4th एज फार एज ग्लोबल फायर पावर इज कंसर्न, वी आर 4th इन, हाँ, मोस्ट पावरफुल नेशन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फायर पावर इंडेक्स, जहाँ पाकिस्तान की रैंकिंग 10th है। सो वी आर केपेबल, वी हैव, I mean, it is not necessary that through this podcast or through some other media, print, आप सब डिस्क्लोज करें, जरूरी नहीं है और नेसेसरी भी नहीं है। जी जी। But what I am giving you this assurance, though I am retired, but I am monitoring what is happening. You will have hypersonic missile maybe next 3-4 years. बस Great. 3 या 4 सालों में। सर जैसे अभी अमेरिका का भी F-35 जो है उसकी बातें चल रही है, तो एक प्रोसीजर क्या होती है? मतलब कोई भी अगर एयरक्राफ्ट होता है तो वो प्रोक्योर अगर करना है तो उसके पीछे वेरी लॉन्ग प्रोसेस। यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, AON, क्यों जरूरत है, दैट अप्रूवल इटसेल्फ टेक्स 2 years। अरे बाप। मुझे F-35 की क्यों जरूरत है? After all, you have to prove your point, na? You are the user. So you start with AON, then there are many other things you have to, you have to draw what all QRs are required, forming of QRs, qualitative requirement की ये चीज़ उसमें होना चाहिए, वो 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पे जाना चाहिए, उसकी ये सीलिंग होनी चाहिए,
उसके बाद में फिर आपकी टेक्निकल वेटिंग और फिर बिडिंग और फिर फाइनली वेदर इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ रेडीमेड सप्लाई और सम विल बी मैन्युफैक्चर्ड देयर एंड सम विल बी असेंबल्ड हियर इन इंडिया। तो बहुत सारी थिंग्स है। 5-6 साल से पहले कोई प्रोक्योरमेंट नहीं निकल पाता इस तरह की चीज़ों का। छोटा मोटा हो तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि करोड़ आर रिक्वायर्ड यार। ईच एयरक्राफ्ट इज कॉस्टिंग 330 करोड़। सो इफ यू बाई 36 रफाल आपने लिए, कितना है आपको मालूम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के अपने लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं। देयर इज अ डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल, यू हैव टू एब्सोल्युटली फॉलो वर्बेटम, एंड देयर आर IFS, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जो सिविलियन से। सो देयर इज अ मैकेनिज्म टू डिसाइड, एंड प्रोसेस में बहुत सारी वेटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, टेक्निकल बिडिंग होती है, कमर्शियल बिडिंग होती है, फिर उसकी ट्रायल्स होती हैं, फिर किस तरह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अच्छा, मैन्यूवर अच्छा किसका होता है, एक हेवी एयरक्राफ्ट का कि लाइट एयरक्राफ्ट का? नहीं, मैनूवर किस तरह से आप बात कर रहे हैं? मैनूवर तो हर एक का अच्छा हो सकता है, हर एक का की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, उसके बाद स्टॉल हो जाएगा। सो उसके हिसाब से भाई आप अगर आपको डॉग चेस करनी है या अटैक करना है, या आपको किस पर्पस, वही तो मैंने बताया आपको कि वो आपकी QR पे डिपेंड करता है। आपने बोला मुझे डीप पेनिट्रेशन करना है, तो यू हैव गॉन फॉर जगुआर। अच्छा, पर्पस आप यस, आप घर में 5 कार रख रहे हैं, तो हर कार को किसी हिसाब से, यही नहीं कि 5 कार ला के रख दो कोई सी भी, नहीं, आप एक कार रख रहे हैं कि मुझे शादी में जाऊंगा तो मैं उस कार में जाऊंगा, पब्लिक मीटिंग में जाऊंगा या क्राउडेड प्लेस में जाऊंगा तो मैं इस कार में जाऊंगा। तो आपके पास भी एक फैक्टर्स होते हैं। वैसे ही जो नीड है एयरफोर्स की, और उस समय जो एयरफोर्स के बड़े सीनियर्स हैं और जो गवर्नमेंट में डिसीजन मेकर्स हैं, दे विल टेक ए कॉल ऑन इट। सर, SSB क्या होता है? SSB, वो क्या सही बात है कि SSB का जो इंटरव्यू 5 दिन तक चलता है? यस, SSB मैं समझता हूँ इससे अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस दुनिया में कोई नहीं है। एक्चुअली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, essentially it is to select the candidates for commissioning, जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, कमीशन ऑफिसर्स, राइट, आइदर शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन। तो SSB के 10-12 सेंटर है भारतवर्ष में। आपको मोड ऑफ एंट्री अगर आप जानना चाहते हैं तो देर आर 6-7 एवेन्यूज। पहला है 10+2, आपने 12वीं पास की है, अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है और आपने PCM लिया है और आपने JEE का एग्ज़ाम दिया है, तो आप आर्मी नेवी के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास होते ही उस परसेंटेज पे कट ऑफ पर आपको SSB का कॉल लेटर आ जाएगा। ये स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ, मतलब फेज़ 1। दूसरी होती है NDA, जो आपको मालूम है, रिटर्न एग्ज़ाम है, जिसमें अब लड़कियां भी आना शुरू हो गई है। करीब 4 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं NDA के अंदर। तीसरी एंट्री है, जो पहली एंट्री मैंने बताई थी, वो 10+2, उसको बोलते हैं TEC, टेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्स, TEC। तीसरी एंट्री है TGC, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इंजीनियर्स अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की परसेंटेज के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो कट ऑफ से ऊपर हैं तो उनको SSB का कॉल लेटर आ जाएगा। चौथी एंट्री है UPSC, दैट इज FCAT एग्जाम, CDS एग्जाम एंड INET एग्जाम। यू अपीयर फॉर दी, लाइक इफ़ यू आर ए BCom स्टूडेंट और BA स्टूडेंट, BSc हैं, तो आप इंजीनियरिंग एंट्री में नहीं जा सकते। आप इसमें जाइए, FCAT एग्ज़ाम दीजिए, CDS एग्ज़ाम दीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, और आप SSB के लिए क्वालिफाई करिए। इसके बाद होती है NCC स्पेशल एंट्री। जो C सर्टिफिकेट कर लेते हैं NCC के, उनको रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, उनके लिए भी डायरेक्ट SSB आता है। अब ये तो हो गया फेज़ 1। जब आप SSB के लिए जाते हैं तो SSB इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। पहले दिन फर्स्ट स्टेज, आप जाते ही आपका OIR टेस्ट होगा, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, बेसिकली, क्योंकि अगर क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल और एप्टीट्यूड और लॉजिकल वर्बल, नॉन वर्बल और टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि कई लोग जो है बगैर रिटर्न एग्जाम के आए हैं। जैसे NCC वाले हैं या TGC वाले हैं,
तो सबके लिए एक ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग 50 क्वेश्चन होते हैं, वो आप करिए। उसके बाद में होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन डिस्कशन टेस्ट। इसमें सब पिक्चर होते हैं। एक पिक्चर होती है, उसके ऊपर आपको Describe एक करना। स्टोरी बनानी होती है 4 मिनट के अंदर, हम्म, ठीक है। और उसके बाद आपको वो स्टोरी नरेट करनी पड़ती है, 1 मिनट आपको टाइम मिलता है। और उसके बाद में पूरा ग्रुप बैठ के अपनी स्टोरी सबने सुना दी है, तो पूरे ग्रुप को बैठ के कॉमन स्टोरी स्टिच करनी पड़ती है। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मेरा जो परसेप्शन है, इसका नाम इसीलिए पिक्चर परसेप्शन, हाँ हम्म, ग्लास आधा भरा है कि ग्लास हाँ खाली है, सबका आधा खाली अलग है, अलग ये है। पिक्चर परसेप्शन है। हर आदमी का अपना परसेप्शन है। हम्म, तो वो जब GD होता है इसका, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन के ऊपर, उसमें हर आदमी अपनी अच्छा, स्टोरी, picture ये सभी को एक ही दिया जाता है? हाँ जी, पिक्चर एक ही होगी। अच्छा। जो 150 160 का स्ट्रेंथ होता है, सब एक ही पिक्चर पर स्टोरी लिखते हैं और सबका नरेशन होता है। उसके बाद में सबको 15-15 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और वो 15 लोगों के बीच में डिस्कशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस PPDT से ही पता लग जाती है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। बिल्कुल, आप एवरेज पकड़ के चलिए तो 150 के करीब आते हैं एक बैच में, हाँ। और उसमें से 40 के करीब निकलते हैं स्टेज 2 के लिए। ये मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ, अच्छा। जिसको बोलते हैं स्क्रीन आउट। हम्म, जब आप दूसरे दिन के लिए आ जाते हैं तो साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो जाते हैं, जिसमें वर्ड एसोसिएशन है, सिचुएशन रिएक्शन है और थीमेटिक अप्रिशिएशन है, राइट। उसके बाद में आपको अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है, PIQ भरना पड़ता है, और तीसरे दिन आपका लेक्चरेट, GD, ग्रुप टास्क। बहुत तरह की ग्रुप टास्क होती है, PGT, FGT, कमांड प्लानिंग, आपको कमांडर बना दिया जाता है। ग्रुप प्लानिंग, आपको एक स्टैंड मॉडल पर कुछ एक स्टोरी नरेट फॉर्म में आपको बताया जाएगा सिचुएशन, आप और आपके ग्रुप क्या करेंगे इस सिचुएशन में। हाँ तो SSB का जो एक 3 भाग में बटा हुआ है एसेंशली, इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल एंड ग्रुप टेस्टिंग, 3 भाग में बटा गया। 3 भाग में बटा हुआ है। PPDT में तीनों चीज़ें चेक हो जाती है पहले दिन कुछ हद तक, तो आप ना फिल्टर आउट कर देते हैं। भाई 150 लोगों को थोड़ी 5 दिन रखेंगे वो, हाँ। तो 150 में से वो 40-45 के करीब रखते हैं। तो ये सर पिक्चराइजेशन जो है, इसमें क्राइटेरिया क्या रखते हैं कि कौन सही परसीव कर पा रहा है पिक्चर को? देयर आर मेनी फैक्टर्स। एसेंशियली SSB इज a टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, and here personality development is a absolutely important criteria. जो भी लोग एस्पायर कर रहे हैं SSB में जाने का, जी। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन 2 चीज़ों पे काम करें। तीसरा है टीम कंपेटेबिलिटी, ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप एक्सेप्टेबिलिटी। सो ये 3 चीज़ें फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको SSB क्या है, दे सेलेक्ट बेस्ट आउट ऑफ द रेस्ट। टोटली पर्सनालिटी, योर बिहेवियरल मॉडल, आप सूटेड है कि नहीं कमीशन ऑफिसर बनने के लिए, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। एंड आपका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। हाँ मान लीजिए आप किसी चीज़ में थोड़ा सा वीक हैं, लेकिन आप हैं स्ट्रांग कैंडिडेट है, तो मैं एज ए GTO मेरा असेसमेंट है कि भाई आपको मैं ट्रेनिंग में उस चीज़ के ऊपर थोड़ा टाइम देकर आपको सुधार सकता हूँ, तो मैं आपको ले लूँगा। अच्छा। तो आपका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, तो ग्रोथ पोटेंशियल भी चेक करता है वो, और सीखने की क्षमता क्या है? हाँ आगे बढ़ने की। भाई कोई वीकनेस है आप में, आप मान लीजिए ईगोइस्टिक है, या आप थोड़ा सा डरपोक हैं, या आप ओरेटिंग स्किल्स आपके अच्छे नहीं हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो वो देखता है कि भाई इसमें आगे बढ़ने की या इसके ग्रोथ को हम नर्चर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर उसको लगता है कि आप लायक हैं तो आपको कमीशन दे देगा, आपको सेलेक्ट कर लेगा। बट SSB बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। सर जैसे अभी आपने जो पर्सनालिटी है उसका आपने जिक्र किया, और अक्सर ऐसा देखा जाता है जो ऑरा होता है, जो मतलब डिफेंस फोर्स में जो भी है उनका एक ऑरा जो होता है, एक पर्सनालिटी जो होती है, वो अपने आप में एक ज़बरदस्त होती है। तो जो पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट आपने कही, तो क्या आप ऐसे कोई पॉइंट्स बता सकते हैं कि जिससे कि एक इंसान जो है वो पर्सनालिटी अपनी बिल्ड कर सकता है? पर्सनालिटी, ये
काफ़ी लोगों का दिमाग में ये रहता है कि इतनी मूछें, इतने सिक्स पैक, ये वो। नो, पर्सनालिटी एक्चुअली इज ए ह्यूमन बिहेवियर, इंटरेक्शन एंड इंटरेक्टिंग। इट्स अ पैटर्न ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप कैसे बात करते हैं? हाँ, बात करना इज ओनली वन थिंग, हाँ। एंड पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स, आपकी परवरिश, आपका परिवार, आपका सोशल कांटेक्ट, आपका इन्वायरमेंट, आपकी हेरिडिटी, ये सब डिटर्मिनेंट्स है पर्सनालिटी के। किस जगह से आए हैं, किस कॉलेज में पढ़े हैं, किस तरह के ग्रुप में आप रहे हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में आप बड़े हुए हैं। तो पर्सनालिटी सब बहुत check छोटा किया जाता है बोलने इस में चीज़ को लगता है, लेकिन इट इनकम्पासेस मेनी थिंग्स। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी, अच्छा लॉट साइज था। उसके जो निष्कर्ष निकले हैं वो ये कहता है कि 85% ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ एंड इन योर कैरियर और कैरियर सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। 85% इन लाइफ और इन कैरियर सफलता जो है आपकी पर्सनालिटी और आपके एटीट्यूड से मिलती है। एटीट्यूड आल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप केवल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ एटीट्यूड भी चेक किया जाता है। अच्छा। और 15% जो बची, हाँ। दैट इज योर टेक्निकल वॉट एवर क्रेडेंशियल्स यू हैव। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हम वो 15% पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नंबर लाओ नंबर लाओ नंबर लाओ। वी एक्चुअली डू दैट। देर आर मेनी प्लेसेस, मेनी कॉलेजेस, मेनी स्कूल्स जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक जनरली मैंने देखा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा परिवार, एवरीबडी 15% जिसका फ़ायदा है, द टेक्निकल क्रेडेंशियल्स, योर एकेडमिक स्टेटस, हम उस पर ज़्यादा देते हैं, बट हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात ही नहीं करते जो उससे। 85% भाई, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू रिस्पॉन्ड, द वे यू रिएक्ट, द वे यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ, द वे यू कम्युनिकेट, ये ही तो पर्सनालिटी के इंग्रेडिएंट्स हैं। और डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बता दिए। पर सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे मूवीज़ में हमको देखने को मिलता है, जो एयरफोर्स की या फिर जो भी डिफेंस के रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें एटीट्यूड अगर देखा जाए तो उसको एक सिर्फ ऐसे तरीके से जो पोस्चर्स है, तो एटीट्यूड बेसिकली आप डिफाइन करोगे तो क्या होता है? सिनेमा जो है, सिनेमा बेसिकली इसलिए है कि एक चित्रण है कि जो चीज़ होती है उसको दिखाया जा रहा है। हाँ। अब उसमें कोई एयरफोर्स का एक्चुअल अफसर तो काम नहीं कर रहा है, somebody else is actually doing that job. What he does, I think I should not comment on that. बट आप मेरे को देख रहे हैं, मैं एयरफोर्स में रहा हूँ, मैं 36 साल रहा हूँ, मैं एयर वाइस मार्शल था, तो क्या मुझे लग रहा है मैं ऐसे करके चल रहा हूँ? तो इट्स नॉट दैट, ये एक अपनी सोच है। अब वो वहाँ तो खैर बहुत, वहाँ तो पंडित जी भी कैसे दिखाए जाते हैं, ठीक है? तो लेट अस not compare that original. We are also human beings. We are part of this community. Only difference is कि हमारे खून में तिरंगा है। क्या बात है। बहुत बड़ी बात है ये। 2025 में पेट्रियोटिज्म के मायने क्या है आपके लिए? पेट्रोलिज्म 2025 की जुनून, एक शब्द में बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। दिल में एक जुनून होना चाहिए कि अगर जरूरत है तो देखिए, हर आदमी को जाके सीमा पे वार नहीं लड़ना है भाई। आप अपने शहर में मान लीजिए कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आती है, तो उस समय आप कुछ करिए ना। ऐसी चीज़ कोरोना में नहीं करी थी लोगों ने। हाँ बिल्कुल। बाहर निकल के लोगों ने ऑक्सीजन दी, लोगों ने बिठा बिठा के हम पेशेंट को लेके गए। बस वही जुनून। अगर ऐसा कोई नीड है कि अगर आपको अपना दिखाना है कि भाई मैं कितना राष्ट्रभक्त हूँ, तो आप गली चौराहे पे बैठ के इस तरह की बातें मत करिए ना भाई। जिससे कि जो लोग आपके फौज के वहाँ बैठे हुए हैं उनको उनके मन पर गलत असर ना पड़े। इसी से कनेक्टेड मेरा एक सवाल है कि जो भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि न्यूज़ मीडिया बोलिए या कहीं पर भी थोड़ी ऐसी विपरीत बातें जो है वो भी चलती है कि अपोजिशन जो है, जो दुश्मन है, उसके हित की, कि ये इतने गिर गए, उन्होंने इतना कर दिया। तो इससे क्या मनोबल जो हमारे डिफेंस फोर्स
राफेल में भी सवाल नहीं गिरता है। हमें मालूम है हमने क्या किया है और वी आर प्राउड ऑफ इट। वी आर नॉट अफेक्टेड बाई सच वट एवर जर्नलिज्म आप बोल रहे हैं या प्रिंट मीडिया या टीवी है। ठीक है, कभी लगता बुरा कि यार क्या है ये, किस तरह की बातें करते हैं, बट नो, नॉट ए सिंगल सोल्जर इज अफेक्टेड बिकॉज उसको मालूम है मैंने क्या कर दिया है। आपके पास तो काफ़ी इंफॉर्मेशन नहीं है भाई, हाँ पब्लिक डोमेन में नहीं है। कुछ नहीं है भाई। आप सेना को केवल यही समझते हैं कि गन उठा के वार करना। अरे भाई, इतने आपके नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, बाढ़ हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, हर जगह तो आप बुला लेते हैं सेना को, हर जगह सेना आती है और वॉलंटियरली पूरी जोश के साथ में। तो ऐसा नहीं है, ये जर्नलिज्म का अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। सर मुझे ये पूछना है कि पॉलिटिकल विल इसमें कितना योगदान करती है, मतलब जो डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन में पहले के मुकाबले आज आप किस तरीके का कोऑर्डिनेशन? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, बट पिछले 15 साल 14 साल के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, आपको मालूम होगा कि ट्राई सर्विस कमांड हो गई है, थिएटर कमांड्स आ रही है, CDS हो गया हमारा, एंड देयर इज़ ए ह्यूज कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन। एक तरह से जो जिस तरह का आप अभी तो स्पेस फोर्स बन रही है, तो बहुत अंतर है उससे। बहुत सिंदूर में देखा है ये कोऑर्डिनेशन, हमने देखा है, ये लेटेस्ट एग्जांपल है उसका। तो इसका फ़ायदा है, और पॉलिटिकल विल पे तो सब कुछ डिपेंड करता है भाई। सर, चूंकि आप 36 साल दे चुके हैं अपने जीवन के और अभी भी आप एक्टिव हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो एक मीडिया में डिस्कशन चल रही है कि जो फ्यूचर वार होने वाला है या तो AI का होगा, नहीं तो स्पेस वार होगा। अब जमीन पे कम वार होने वाला है। हाँ, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। मैंने अभी नाम लिया थोड़ी देर पहले, स्पेस फोर्स, स्पेस कॉलेज बन रहा है। थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग एट ए वेरी लार्ज स्केल, एंड स्पेस कमांड हो जाएगी। तो साथ हमको चलना आता है। वहाँ जो बैठे हुए हैं मेरे से सीनियर या जो भी वहाँ पर हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं एयरफोर्स के या डिसीजन मेकर्स हैं, सब समझते हैं भाई। वो हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान है। फ्यूचर को देख के चलते हो। हाँ, एब्सोल्युटली। नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है यार, क्या काम है हमारा? नहीं तो न्यूज में एक टर्म यूज बार बार होता है, पायलट फटीग, क्योंकि अब जब भी ये इंडिया का क्रैश हुआ था उसके बाद ये टर्म यूज हो रहा है, पायलट फटीग। क्या ये रियल है, बस मीथ है? इट्स ए इम्पॉर्टेंट फैक्ट। वी हैव इन माई टाइम वी हैव कंडक्टेड ए सॉर्टी। 12 घंटे पायलट उसके अंदर गया था MiG-29 में, 12 घंटे उड़ता रहा था। रिफ्यूलिंग, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग बाई IL-78। ग्राउंड लैंडिंग भी नहीं? बिल्कुल नहीं, 12 घंटे कॉकपिट में। आइडिया क्या है कि ये जो थ्रेशोल्ड है, इसके लिए उनको तैयार करना। पायलट फटीग होता है अगर आप कंटिन्यूसली एक पायलट को बोलो कि एक के बाद हर 3 घंटे में 2 घंटे में सॉर्टी करेगा, तो ज़रूर थकेगा। ह्यूमन बीइंग है भाई, वो मशीन थोड़ी है। तो उसके लिए जो प्रोविजंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंसेशंस हैं, वो बिल्कुल ध्यान में रखे जाते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सवेरे जब पायलट आता है या मान लीजिए नाइट फ्लाइंग है, तो बिफोर ही इंटर्स द स्क्वाड्रन हिज मेडिकल चेकअप इज डन एवरी टाइम, एवरी डे, every pilot. The medical officer does the complete check and then only pilot is sent to the aircraft कि you fly. तो पायलट फटीग होगा अगर आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए हमारे पास में रेशो के हिसाब से हमारे पास में कमी थोड़ी है। कुछ कंट्री में ये भी चेक किया जाता है, चूंकि आपने अच्छा जिक्र किया कि कहीं जो पायलट है ड्रग तो नहीं लिया, तो उसके ब्लड स्ट्रीम में ड्रग सब्सटेंस तो नहीं है? कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारा एनुअल मेडिकल होता है, रोज डेली मेडिकल चेकअप पायलट्स का होता है, एंड नन ऑफ आवर पायलट्स आर इनटू दिस। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ देयर कैरियर, डू और डाई। एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे वो, तो दे डोंट ऑप्ट फॉर सच थिंग्स। मिलिट्री में ये ड्रग्स वगैरह का कोई एडिक्शन का कोई कहीं कुछ नहीं है। यस, सम पीपल दे ड्रिंक अल्कोहल एंड वो लीजर टाइम में पीते हैं, दैट्स ऑल। हाँ, लीजर टाइम में, वर्किंग में नहीं पीते। जब वर्किंग आवर्स होते हैं, शाम के टाइम पार्टी है तो थोड़ा ले लिया अल्कोहल उन्होंने, इट्स ऑल राइट। सर, हम आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से मिले और हमको ये पता चला कि आमतौर पे जो लोग ट्रेनिंग वगैरह के कोचिंग क्लासेस जो होती हैं आप SSB की,
1-1.5 लाख रुपए फीस है। वहीं आपके बारे में पता किया गया तो आप 2 या 3 हजार रुपए लेते हैं, उसमें चाय भी और ब्रेकफास्ट भी करा कर देते हो इस फिल्म नहीं नहीं, आई एम डूइंग इट एज ए सोशल सर्विस, इट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री गुडविल सर्विस। और आइडिया ये है कि ईमानदारी से, मेरा वर्ड ध्यान से सुनिएगा आप, ईमानदारी से आने वाली जनरेशन की प्रगति में मार्गदर्शक बनना। सो रिटायरमेंट के बाद में आइडियल माइंड इज डेविल्स माइंड। सो आई सेड यार व्हाई नॉट टू प्रिपेयर, बिकॉज मेरे पास में नो हाउ है, स्लाइटली ट्रेंड, experienced. So I said, why not to involve myself in grooming up, nurturing and shaping the aspiring students. ये समझने की कोशिश कर रहा था कि 2 या 3 हजार रुपए आप लेते हैं पूरा कोर्स, वो भी इसलिए लेता हूँ, 3.5 महीने का कोर्स होता है उनका। 2-3 बच्चों को हाँ आपने हाँ, रिटर्न भी कर दिया। मैं आपको समझा रहा हूँ, 3.5 महीने का कोर्स होता है। हर सैटरडे को और हर संडे को 5 घंटे की क्लास होती है, मतलब 30 बार उनको क्लास में आना पड़ता है। दैट मीन्स अराउंड 150 आवर्स, ओके। एंड एवरी क्लास, बिकॉज 5 घंटे की क्लास होती है, तो दे आर गिवन सम स्नैक्स, चाय, पानी, ऑल दोज थिंग्स। इनिशियली आई स्टार्टेड विथ नथिंग। आई यूज्ड टू पिक अप 20 पीपल, जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे, मैं कहता बैठ जाओ मैं तुमको पढ़ाऊँगा, एंड रिजल्ट्स वेर फंटास्टिक। बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि होता है ना कि पेट में दर्द नहीं होता यार। सीरियसली नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते। हाँ। वो प्रोजेक्ट नहीं करते थे, असाइनमेंट नहीं करते थे, इम्प्रूवमेंट की कोशिश नहीं करते थे, क्लासेस मिस करते थे। तो आई सेड ओके, समबडी एडवाइज मी कि सर आप कोई एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करिए। सो वो नॉमिनल अमाउंट अब मैं चार्ज करता हूँ, दैट इज़ 3,500 रुपीज़ फॉर 3.5 महीना। दैट मीन्स अराउंड 100 रुपीज़ फॉर 5 आवर्स ऑफ क्लास। सर ये एक मेरे मन में था कि कभी भी सीनियर अधिकारी से, आर्मी के अधिकारी से, एयरफोर्स के अधिकारी मिलेंगे तो मैं पूछूंगा, एक अब्यूसिव टर्म आप लोग यूज करते हैं, ब्लडी। यू तो ब्लडी। मैं भी करता हूँ भाई, है ठीक है, होता है, और ये सभी जितने बड़े अधिकारी हैं, बट दिल से नहीं करता कोई। ये एक तरह से वो हो जाता है ना, वो जो तो ये पहचान बन चुकी है, जो ब्लडी वर्ड है ना, आर्म फोर्सेस जो अधिकारी हैं, उनकी पहचान बन चुकी है। इससे जुमला, इट्स ए जुमला बोलते हैं, इट्स ऑल राइट। सर जैसे ना मैं जैसे यूपीएससी वालों को पढ़ाता हूँ, एस्पिरेंट्स को हाँ। पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी एस्पिरेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि कैसे ये पहचाने कि हाँ मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम देनी है। तो वैसे ही जैसे आप जो डिफेंस फोर्सेस है उनको आप गाइड करते हो, मेंटोर करते हो, तो आपको अगर कोई पूछे कि क्या मैं सच में वहाँ जाने के लिए बना हूँ, तो आप किस तरीके से जज करने को कहोगे उनको? Attitude. That's the only thing. Somebody comes to me, sir, I want to undergo your coaching program, mentoring program. तो मैं कहता हूँ बैठ जाओ मेरे सामने, and interaction for 5-10 minutes. That 5-10 minutes are enough for me to understand whether he has the potential or not. देखिए मैं लोहे को सोना नहीं बना सकता, लेकिन अगर चांदी है तो मैं अगर रगड़ूंगा तो शायद वो शाइन करने लगेगी। तो वो इंट्रोडक्शन जो या वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उससे बहुत कुछ हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि वेदर ही इज़ केपेबल और नॉट। केपेबल तो हर आदमी है भाई। सफलता जो है, मैं अपने स्टूडेंट्स को रोज़ ये एवरी डे मैं उनको ये बोलता हूँ कि सफलता का दरवाज़ा उसी के लिए खुलता है जो खोलने का प्रयास करता है, खटखटाने का प्रयास करता है। आप खटखटाने का प्रयास ही नहीं करोगे तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा भाई? तो ऐसा नहीं है कि लोगों में पोटेंशियल नहीं है, बिना रोए माँ भी दूध बट नहीं वो पिलाती। 3.5 महीने में उस पोटेंशियल, अगर कम पोटेंशियल है तो मेरे को उसके लिए 1 साल लगेगा, उतना मैं समय नहीं दे पाता हूँ। मेरा कोर्स का पीरियड है 3.5 महीना, तो मैं ये देखता हूँ कि 3.5 महीने में, 3.5 मंथ्स में इस इंडिविजुअल को इतना केपेबल कर लूँ कि वो एसएसबी फेस करे। रिटर्न एग्जाम, एफकेट, सीडीएस, एनडीए रिटर्न एग्जाम भी कराता हूँ, तो वो रिटर्न एग्जाम में पास हो जाए, तो वो कैलिबर में जज करता हूँ। बट मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा है जिसको मैं कह दूं कि तुम नहीं कर सकते। हर आदमी कर सकता है। हर कोई कर सकता है। यू शुड हैव बिलीफ इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस इन योर पोटेंशियल। इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योर पोटेंशियल, देन आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे सामने वाला आप पे कॉन्फिडेंस रखेगा? खुद पे पहले भरोसा रखो ना भाई। सर एक क्वेश्चन था जो बच गया था। बात होती है चाइना और यूएस की, तो उनके पास 5th जनरेशन, चाइना तो 6th जनरेशन पे जा रहा है, हम 5th जनरेशन में। बीच में हम बना रहे थे पाकफा वगैरह, शायद मैं नाम उसका प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ वैसे के साथ।
लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। हम कहाँ हैं? हम बहुत अच्छे हैं, वी आर प्रोग्रेसिंग। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। यस यस, एम का आपने नाम सुना होगा, AMC अच्छा, है एम का। थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग नेसेसिटी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। हो सकता है हम बाहर से F-35 ले लें, हो सकता है हम Su-57 ले लें, डिपेंड्स। वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन इंडिजीनियस डेवलपमेंट। Su-57 और पाकपा दोनों एक ही है क्या? Su-57 है, और पाकपा एक आपका एयरक्राफ्ट। मैंने नाम सुना नहीं है, पहली बार। बट एनीवे, Su-57 इज अ रशियन फ्लीट एयरक्राफ्ट। हाँ। इट डिपेंड्स अपॉन द नेसेसिटी, जरूरत। आपको टू फ्रंट पे वार लड़ना है, आपके एडवर्सरी के पास में क्या है। प्रेजेंटली आवर फुल कंसंट्रेशन लास्ट 3 years was on air defense. And have you seen the performance and the results of the air defense system? बहुत ही आपने नाम सुना होगा S-400, आपने बराक, आपने सुना होगा आकाश, और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ICAS, आकाश तीर आल्सो। पाकिस्तान के हजारों ड्रोन को तो वहीं गिरा दिया था। आपने सिरसा में की मिसाइल गिरा दी। भाई पाकिस्तान में हम घुस के मारे कैसे? क्योंकि उनका एयर डिफेंस हमने बर्बाद कर दिया था। अच्छा। वो हमको पिकअप नहीं कर पाए। बालाकोट में हम कैसे चले गए भाई? आपके पास में एयर डिफेंस की भी लेयर्स हैं, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं उसके लिए। इगला से लेके हमारे पास में आकाश है, बीच में हमारे पास में S-400 भी है, रशिया से लिया है हमने। आपने नाम सुने होंगे थार्ड, बराक, सॉरी थार्ड एंड आयरन डोम, इजराइल का। तो उससे तो स्ट्रांग है हमारे पास। नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा भाई, बहुत मुश्किल है कंपैरिजन। आप इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे पास उसका आंसर नहीं है। देखिए, कंपैरिजन नहीं है। बट मैंने आपको एक पहले भी बोला कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। आपने क्या किया? किसने मारा हमको? कोई घुसा क्या? हमारी एयर सुपीरियरिटी हमारे चैनल, हमारे सेक्टर में 100% है। तो पिछले 5-6 सालों में इस पर काफ़ी प्रयास किया गया, एयर डिफेंस। तो अगर आपका एयर डिफेंस अच्छा है तो आपको जाने की जरूरत क्या है भाई? आपने राफेल इंडिया में फ्लाई करते हुए आपने सीधा उठा के रावलपिंडी ठोक दिया, आपको अंदर ही नहीं गए। आपके पास लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं। आपने ICBM का नाम सुना, आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले। फिर कॉन्टिनेंटल। सर, जैसे आप मेंटेनेंस जो होता है एयरक्राफ्ट का हो गया, देन मिसाइल्स हो गए, उसमें भी आप इन्वॉल्व थे, तो मतलब उसकी प्रोसीजर क्या होती है, उसमें क्या इंक्लूड होता है? Aircraft maintenance is a extremely complex process because you are dealing with airworthiness. ये कार नहीं है कि आपने कर दिया तो चलो कुछ नहीं तो ज़मीन पर रह जाएगी। either this way or my way or highway. So aircraft maintenance actually not only aircraft maintenance, आपने आर्मामेंट मिसाइल्स वगैरह की बात करी, उसमें मिसाइल तो एक ही चीज़ है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। We have, rockets, we have bombs, we have gun ammunition, drones हैं, UAVs हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का ये है कि बिफोर एवरी सॉर्टी देयर इज़ ए डेली इंस्पेक्शन कैरिड आउट, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट फ्लाइट सर्विसिंग। सॉर्टी जाने से पहले 9-10 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग वन इंजीनियरिंग, जो जैसे मैं था जब मैं फ्लाइंग अफसर था या पायलट अफसर था, हम 7-8-9 लोग अलग अलग ट्रेड के, कोई रडार का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई आर्मामेंट का है, कोई एयरफ्रेम का है, कोई इंजन का है, वो जाके जहाज़ को पूरा चेक करेंगे। एंड आजकल के जहाज़ों में तो इनबिल्ट सिस्टम है वेयर बिफोर फ्लाइट इटसेल्फ यू टेक द डिजिटल डाटा, यू एनालाइज, यू एक्टिवेट द सिस्टम, यू सिमुलेट द सिस्टम्स, स्टिमुलेट, and then you know whether the system is healthy or not. So pre-flight servicing is carried out before every sortie religiously, and it is signed and declared airworthy. Then only pilot takes that aircraft. उसके बाद में जब वो लैंड करता है और मान लीजिए उस एयरक्राफ्ट को फिर जाना है, तो बीच की सर्विसिंग इज कॉल्ड टर्न राउंड सर्विसिंग, TRS। तो बीच की सर्विसिंग में रिप्लेनिशमेंट, ज़्यादातर ऑयल, कोल्ड अपना कूलिंग एजेंट्स, एयर, फ्यूल और बाकी सिस्टम के चेक्स, एंड आल्सो द डाटा ऑफ द फ्लाइट, क्योंकि FDR है, FDR का पूरा डाटा
जो आप 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की बात कर रहे थे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में डाटा जो है, फ्लाइट का डाटा, वो ग्राउंड पर कंटिन्यूसली मिल रहा है। ये यस, रियल टाइम में ही इज एनालाइजिंग ऑल सिस्टम्स। दैट्स एडवांटेज ऑफ 5th जनरेशन प्लस 5.5। इसका उसको रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, वो उड़ जाता है 5th जनरेशन। मतलब बहुत एडवांटेजेस हैं, मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा। पहले लेट मी कंप्लीट दिस। सो वो जो डाटा पूरा उसने फ्लाइट किया, 40 मिनट की सॉर्टी या 50 मिनट की करिए, तो उस 50 मिनट के डाटा को पूरा एनालाइज किया जाता है। नॉट ओनली फ्लाइट डाटा रिकॉर्डेड, बट देर आर वॉइस डाटा रिकॉर्डेड, देर आर मेनी अदर इनपुट्स लाइक दिस, जिसको आप इकरान फिल्म वगैरह बोलते हैं। उन सबको चेक किया जाता है और जहाज को फिर डिक्लेयर किया जाता है एयरवर्दी। ही गोज फॉर सॉर्टी, ही कम्स बैक, एंड मान लीजिए ख़त्म हो गया, तो उसके बाद में लास्ट फ्लाइट सर्विसिंग LFS। तो आप देख लीजिए, दिन भर में 3 बार तो उसको 10-10 आदमी चेक करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं एवरीथिंग। ये आप बोइंग की बात कर रहे थे मेरे से इंटरव्यू के पहले, जो अभी क्रैश हुआ है, तो मैं वही बात कर रहा था। तो कोई कमी नहीं रहती है। मेंटेनेंस जो है, जो कमर्शियल फ्लाइट्स होते हैं उनमें भी, उसमें भी बिल्कुल यही है, यही सिस्टम है। देन हर एयरक्राफ्ट का लाइफ होता है हर चीज़ का, कि इतने घंटे पर इसकी माइनर सर्विसिंग करनी है, कि मेजर सर्विसिंग करनी है, कि ओवरऑल करना है। और दैट इज़ बेस्ड ऑन दी लैंडिंग, नंबर ऑफ लैंडिंग्स, दैट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स इट हैज़ फ्लोन, कि 200 घंटे फ्लाई करने के बाद में एयरक्राफ्ट विल गो फॉर दी सेकंड लाइन सर्विसिंग। दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कैलेंडर। सम ऑफ दी आइटम्स लाइक रबर सील्स हैं, या ऐसी चीज़ें हैं जो कि टाइम के हिसाब से डिटोरिएट हो सकती हैं। तो कैलेंडर बेस्ड सर्विसिंग भी है, लैंडिंग बेस्ड सर्विसिंग भी है, और फ्लाइंग आवर्स बेस्ड सर्विसिंग भी है। लास्ट में मेजर 400 घंटे फ्लाई कर लिया, 700 घंटे फ्लाई कर लिया, तो इट विल गो फॉर मेजर ओवरऑल 4th लाइन सर्विसिंग, जहाँ सारे सिस्टम के सारे पार्ट्स, मेजर पार्ट्स निकाल के इंडिविजुअली दोज पार्ट्स विल बी चेक्ड इन द बे में उस आइटम को निकाल के बे में उसको चेक किया जाएगा और फिर फिट किया जाएगा। इसके साथ साथ हर एक इक्विपमेंट की लाइफ होती है। मान लीजिए उसमें एक जायरो लगा हुआ है, या एक GPS लगा हुआ है, या एक नेविगेशनल कंप्यूटर लगा हुआ है, कोई भी चीज़ है, उसकी लाइफ है, फिक्स है कि 300 घंटे या 3 ईयर्स। तो वो कंपोनेंट भी चेंज हो रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इज़ ए वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, वेरी मेटिकुलस एंड वेरी सिस्टमेटिक। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के साथ में जब आर्मामेंट की लोडिंग होती है, फ्यूजिंग एंड आर्मिंग, इट्स अ वेरी डायनामिक प्रोसेस बाबा। आपको जहाज के में पर आपको 1000 kg का बम लगाना है, 1000 kg 1000 kg का बम लगाना है, तो बम कहाँ से लाएंगे ना आप, जहाँ स्टोर होता है। और जो स्टोर की जगह होती है वो कितनी सेफ होनी चाहिए, उसके लिए सेफ्टी डिस्टेंसेस आर लेट डाउन, कि इतने किलोमीटर तक बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी दीवार होनी चाहिए। वहाँ से लेकर आप आएंगे उस 1000 kg के बम को, रास्ते में भी कुछ हो सकता है, और आके उसको आर्मिंग करेंगे, इन्फ्यूजिंग करेंगे और लोड करेंगे पायलान पे। तो वो भी बहुत और आपके पास में समय नहीं होता भाई। ड्यूरिंग ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट लैंड किया नहीं कि ठकाठक आपको 4 मिसाइल उसमें लगानी है। तो मेंटेनेंस पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एज फार एज सपोर्ट इज कंसर्न। दे आर बिहाइंड द स्क्रीन, बट देयर रोल इज वैल्यूएबल। आपको रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस देखना है, आपको ये देखना है कि पायलट सेफ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्लाइट सेफ है। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, फ्लाइट सेफ की जगह मैं वर्ड यूज करूंगा एयरवर्दीनेस। अच्छा, सेफ टू फ्लाई। एक इसी पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो कहती है कि MiG-29 की बात करें तो उसमें 13, 14, 15 क्रैशेस हो चुके हैं। इसके अलावा अगर MiG-21 की बात करें तो उसमें हर दूसरे में सिर्फ एक MiG-21 क्रैश हो चुका है। इस पे ये देखा जाता है क्या हमारे जो पायलट्स हैं सेफ हैं? क्वेश्चन नहीं, आप यस, आई एग्री। आज से कई साल पहले MiG-21 के काफ़ी क्रैश हुए थे, आई एग्री। 400 से ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं? नहीं, 400 तो बहुत ज़्यादा फिगर है, बट काफ़ी क्रैश हुए थे। एंड जर्नलिस्ट ने, लोगों ने उसका नाम फ्लाइंग कफन दे दिया था MiG-21 का, राइट। देयर वर रीजन्स,
एंड यू सी प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सीडेंट के लिए कई मैं आई वॉज इन्वॉल्व इन मेनी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस, अच्छा। पार्ट ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम मैंने कई सारे किए, करीब 40-50 कर दिए होंगे. देर आर मेनी फैक्टर्स. द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज FOD, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज. फॉरेन ऑब्जेक्ट घुस गया एयर इनटेक में, कंप्रेसर पे जाएगा, कंप्रेसर की ब्लेड को अच्छा आपका फ्लो जो है टर्बुलेंट हो जाएगा. फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा तो फिर आपका इंजन जो है फ्लेम आउट हो जाएगा. तो फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज सबसे बड़ा शुरू में उस समय के ज़माने में, और जो सेकंड जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे, थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट में इससे काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट हमारे लॉस हुए हैं. मतलब नुकसान हुआ है, और एयर में जाके शायद हो सकता है कि दैट हैज़ लेड टू द एक्सीडेंट. दूसरा केस होता है, अब फॉरेन ऑब्जेक्ट में बर्ड हिट भी कह लो आप आइस के क्यूब्स कह लीजिए. तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर एक हो गया. दूसरा सबसे ज़्यादातर केसेस में इंजन माल फंक्शन. अभी जो आप बोइंग की बात कर रहे थे उसमें बोल रहे थे ना, उसने फ्यूल का स्विच जो है गलती से कर दिया, हो सकता है, यू नेवर नो. बट अब कुछ सिस्टम ऐसे आ गए हैं लाइक MiG-29 के अंदर कि वेयर फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, इंजन इज डिजिटली कंट्रोल्ड. ये 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है. यस. तो सू में भी है, Su-30 में भी है, राफेल में भी है. सो ये अब क्या है कि वो केसेस भी कम हो गए इंजन फ्लेम आउट के. इनएडवर्टेंट कह लीजिए, इंजन का थ्रस्ट का लॉस हो जाना. ये मेजर केसेस यही दो हैं, बर्ड हिट, FOD, IOD, इंटरनल ऑब्जेक्ट डैमेज. अब इतना बड़ा इंजन है, बाई चांस कोई वॉशर या हल्का सा कोई पीस या लॉकिंग वायर या कोई चीज़ टूट के, और बाकी पूरा एक आपने गया तो कितना RPM पे इंजन चलता है, वो RPM पे वो तो सबको ख़त्म कर देगा. चौथा मैंने बताया इंजन, लॉस ऑफ पावर. बाकी बहुत सारे केसेस हैं, हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है, अंडर कैरिज फेलियर हो सकता है. बट मोस्टली द फेलियर्स अगर मेंटेनेंस है तो वो FOD, IOD उसको मैं मेंटेनेंस में नहीं लेता, बट IOD मेंटेनेंस में लेता हूँ, और इंजन फेलियर. नाउ कमिंग टू द ह्यूमन एरर जो आप बोल रहे थे पायलट का, पॉसिबल. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन एंड मशीन इंटरफेस. इन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, ही हैज टू टेक ए डिसीजन. क्या करना है मुझे? फ्लाइंग इज नॉट ए जोक. He is alone there in the cockpit and he has got so many things to handle, and suddenly he comes across an emergency. What decision? So within that second, split second, अगर उसने गलती से इसकी जगह ये कर दिया, there is a possibility. आप तो इन्वेस्टिगेशन टीम के हिस्से थे, आप पार्ट थे, तो आपको कौन सा सबसे ज्यादा रीजंस लगे? इंजन फ्लेम आउट इंजन फ्लेम आउट एंड FOD. ये सबसे ज्यादा रीजंस आते हैं यस. क्रैश के. सर इसी पायलटिंग एरर है, बट परसेंटेज कम है. आप एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डाटा आप मुझे बोल रहे हैं आज की डेट का, वो गलत है. अगर आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप एयर हेडक्वार्टर में देयर इज़ ए डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्लाइट सेफ्टी, वो हर साल एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें साल भर के एक्सीडेंट्स का पूरा खाता होता है, और देयर इज़ ए एक्सीडेंट रेट विच इज़ कैलकुलेटेड. In last 5 years, the accident rate of Air Force has come down drastically. तो there is a improvement यार. How can we say कि जो so many है, हो गए. अब मशीन है, आप रोज 100 सॉर्टी कर रहे हैं MiG-29 की डेली, चेक कर लीजिए, 100 सॉर्टीज डेली. तो 100 सॉर्टीज डेली कर रहे हैं तो महीने में कितनी हो गई? और अगर महीने में एक आध एक्सीडेंट हुआ तो देर आर रीजन्स यार, उसका फिर रिमाइडियल एक्शंस लेते हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, उसको असेस किया जाता है कि व्हाट लेड टू द एक्सीडेंट, एंड देन प्रिवेंटिव मेजर्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं. सर मेरा मतलब लास्ट क्वेश्चन ये है, और आप चाहो तो आप आंसर देने से मना भी कर सकते हो. मेरा बस ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था? 100%. I mean, why are you asking? Why you have this doubt? You are a journalist. I hope you are reading newspaper. तो वो भी तो जर्नलिस्ट है, वो क्या दिखा रहा है टीवी में, क्या दिखा रहा है? तो डू यू थिंक आपके भारतवर्ष में, भारत की धरती पर कुछ नुकसान हुआ? नहीं हुआ. बात खत्म, बिल्कुल. बात खत्म. और आपने क्या किया वहाँ? पूरा तबाह कर दिया उनका. फिर वो अभी भी किस में है? मोदी साहब ने क्या बोला? ICU में है. यू नो, सो
why Pakistan within 24 hours started cribbing कि बंद कर दो. तो ये सब बातें जो है ना, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये अपोजिशन वाले अपने फ़ायदे के लिए ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ, वो हुआ. मैं फ़ौजी हूँ, मुझे मालूम है मेरे फ़ौजी भाई जो है वहाँ पर, जिस भी, चाहे हैंगर में हो चाहे बॉर्डर पे हो, उन्होंने कमाल कर दिया भाई. 100%. इसका रीज़न भी बताता हूँ, इंडिजीनियस यूज़ ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एट मेनी प्लेसेस. सो थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने समय दिया और आपने जितने भी सवाल हमने पूछे उसका बहुत मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिए. और जब भी स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ेगी, आपकी मेंटरशिप में जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो बहुत अच्छे डिफेंस फोर्स में जाकर अच्छा नाम जो है देश का वो रोशन करेंगे. थैंक यू सो मच सर.